और अपने सम्मुख सभा में विराजमान बुद्धिजनों का अभिनंदन करते हुए अपने वक्तव्य का प्रारंभ करता हूँ। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु, अपने उस्ताद प्रातः स्मरणीय पद्मश्री प्रोफेसर रामवर सिंह को नमन करता हूँ, जिनके सानिध्य में मैंने प्रेम पांडे जी का आदेश था, निर्देश था कि मैं योग विद्या, वैदिक योग विद्या, उपेंद्र त्रिपाठी जी का आदेश निर्देश था कि मैं इसके जो शारीरिक और जो कुछ अपने जो जानकारी है मैंने समझा है। मैं यहाँ पर जो कुछ भी बोलूँगा वो सभी प्रामाणिक है। मैंने केवल उन्हीं योगा से आपने पोस्चरल एक्सरसाइज से है, आसनों से है, उन्होंने योग का जो वैदिक जो कॉन्सेप्ट है अवधारणा है वो बात आपसे कहीं कहीं भिन्न हो जाती है। तो इन पोस्चरल एक्सरसाइजेस के को करने से जो हमारे आंगिक विन्यास में जो सुधार होता है और वो आंगिक विन्यास का जो सुधार है वो स्वतंत्र प्रक्रिया में सुधार का आधार बनता है। योग कुछ विशेष विकास करता है। अब आंगिक विन्यास में सुधार और स्वतंत्र क्षमता में सुधार, इसका संवेद प्रभाव हमारी आंतरिक जो अंग हैं जिन्हें हम काया कहते हैं उनकी फंक्शनिंग पर पड़ता है। हम स्वतंत्र सुधार के द्वारा, पोस्चरल सुधार के द्वारा परोक्षतः पता तो नहीं चलता, हम प्रत्यक्षतः वो हमारा केंद्र नहीं होता, लेकिन हम कहीं न कहीं हम अपने आंतरिक जो अंग हैं जिनको कि हम डायरेक्टली प्रभावित नहीं कर सकते, उनको इनडायरेक्टली हम पोस्चर के द्वारा और पोस्चर को स्वतंत्र प्रक्रिया के साथ जोड़ करके हम उनको प्रभावित कर लेते हैं। और मेरे विचार से यही योगाभ्यास का लक्ष्य भी होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है तंत्रिका मांसपेशी समन्वयन। जब हम यौगिक पोस्चर का संपादन करते हैं तो इस प्रकार से धीरे धीरे करते हैं। शरीर के संपूर्ण अंगों में, यहाँ सौम्या बैठी हुई है, बहुत अच्छी प्रदर्शन करता रही है। जब हम प्रदर्शन करें तो शरीर के जो अन्य अंग जो प्रदर्शन में भाग नहीं ले रहे हैं उनका भी समन्वयन, उनका भी सही तालमेल हमारे अंग के साथ होना चाहिए। हम इसका अप्रत्यक्ष अभ्यास करते हैं पोस्चरल एक्सरसाइज के दौरान, आसनाभ्यास के दौरान। तो जैसे कहते हैं न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ये भी हमारा लक्ष्य होता है आसनाभ्यास। और इसके बाद जो पोस्चर का और जो स्वतंत्र प्रक्रियाओं का जो प्रभाव होता है वो वाहिनीगत रक्त प्रक्रिया पर उसका असर पड़ता है। हम इसके द्वारा अपनी वाहिनीगत रक्त प्रक्रिया पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित करते हैं, जो कि अत्यंत कठिन नहीं हो सकता, लेकिन जितना अच्छा तालमेल हमारा होता है उतना ही हमारा रक्त प्रक्रिया पर रक्त वहन प्रक्रिया पर हमारा उतना ही अच्छा असर पड़ता है और इसका दूरगत जो है स्वास्थ्य प्रभाव पड़ता है। जैव प्रणाली परिमार्जन प्रभाव, हमारी बचपन से हम जो सीखते हैं, जैसे हम पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद एक जो बच्चा जो है धीरे धीरे संवेगों का अर्जन करता है, संवेगिक प्रक्रियाओं का अर्जन करता है और फिर आगे चल करके हमें नेचर से जो प्राणायतन प्रणाली मिलती है वो प्राणायतन प्रणाली बजाय नेचुरल होने के वो सांवेगिक तंत्र के अधीन कार्य करने लगती है। जब हम उत्तेजित होते हैं तो हमारे आंगिक जो अंग है, जो हृदय है, जो हमारी रक्तगत प्रणाली है, जो हमारी स्वतंत्र प्रणाली है, वो उत्तेजित हो जाती है। और जब हम शांत होते हैं तभी वो शांत होती है। पूरा का पूरा कंट्रोल हमारी सांवेगिक भावदशाओं पर आधारित हो जाता है। योग के द्वारा हम इसे परिभाषित करते हैं, हम उसे सांवेगिक प्रभाव से मुक्त करते हैं। योग को मैंने अपने तरीके से परिभाषित किया है
योग इज द इमोशनलेस स्टेट एंड इमोशन इज द योगलेस स्टेट। योग और इमोशन एक ही कॉन्टिन्यूम के दो छोर हैं। एक छोर पर संवेग है, एक छोर पर योगावस्था। तो हम योगाभ्यास करते हुए हम अपने जो प्राणायाम तंत्र की प्रणाली है उसको सांवेगिक भावनाओं से उसको मुक्त करते हैं, उसको नेचुरल अवस्था में लाते हैं। संवेगों के दौरान बहुत सारे ऐसे जब हम अभ्यास करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्नायुविक स्राव उत्पन्न होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकर होते हैं, जो हमारे शरीर से तनावकारी प्रभावों को, तनावकारी जो स्नायुविक जो रासायनिक प्रभाव हैं उन पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। और परीक्षण किया गया है, मूत्र परीक्षण, रक्त परीक्षण किया गया है और पाया गया है कि ये उनमें जो सांवेगिक प्रक्रियाओं के दौरान जो अंत में जो न्यूरोह्यूमर्स जो स्रावित होते हैं, वो न्यूरोह्यूमर्स जो नर्व एंडिंग पर होते हैं, वो न्यूरोह्यूमर्स की मात्रा घटती है। आदमी मूत्र स्टेट पे आएगा तो जो स्राव होंगे, एसिटिलकोलिन है, कैटेकोलमीन है, इनका स्राव होगा। इनमें जो है कैटेकोलमीन जो कि पैरासिम्पैथेटिक एरिया में उत्पन्न होता है, वो घटता है और एसिटिलकोलिन की वृद्धि होती है। एसिटिलकोलिन जो कि उसको समान करता है, उसको साम्यता स्थापित करता है। एसिटिलकोलिन बढ़ता है, कैटेकोलमीन घटता है। प्राण ऊर्जा अनुकूलन मुख्य चीज तो प्राण प्रक्रिया पर प्रभाव डालना है। जो प्राण का जो क्षय हो रहा है बहुत ज्यादा, हम जो विभिन्न प्रक्रियाएं कर रहे हैं, हम योगाभ्यास करते हुए हम उन पर कंट्रोल करना चाहते हैं कि कैसे हम कम से कम न्यूनतम ऊर्जा क्षय के द्वारा हम अधिकतम स्वास्थ्यगत लाभ प्राप्त करें। तो ये प्राण ऊर्जा अनुकूलन की प्रक्रिया होती है, हम उसको धीरे धीरे उसमें साम्यता स्थापित करते हैं। रोग प्रतिरोधक स्थैर्य, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। अभी हम कोविड के काल से गुजरे हैं और ये सामान्य भाव पाया गया हुआ कि जो लोग योग का अभ्यास कर रहे थे, जो पारंपरिक भारतीय औषधियों का सेवन कर रहे थे, उनके वो कोविड से बहुत जल्दी निजात पा गए। बनिस्बत उनके, ये एक मेरी बात से आप सहमत नहीं हो सकते, जो सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन पर आधारित थे, उनके काल कवलित होने के चांसेस ज्यादा थे कोविड काल में, बनिस्बत उनके जो देसी इलाज कर रहे थे, जो योगाभ्यास कर रहे थे और जो आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन कर रहे थे। तो रोग प्रतिरोधक स्थैर्य होता है। जब हम योगाभ्यास करते हैं तो योगाभ्यास में जो आशा की जाती है, जो हमारा लक्ष्य होता है, वो ये होता है कि शरीर में स्थैर्य आए, शरीर में स्थैर्य के द्वारा प्राणायाम प्रक्रियाओं में स्थैर्य आए और शरीर और प्राण के साथ मानसिक प्रक्रियाओं में स्थैर्य आए। और जब शरीर, प्राण और मन ये जितने स्थिर, जितने शांत होंगे, उतना ही हमारा अपने आंतरिक तंत्र के साथ संवाद करने की क्षमता में वृद्धि होती है। हमारे सिस्टम को ऐसा बनाया गया है, उसको ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम कह दिया गया प्राणायाम तंत्र। इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, ये हमारे ऐच्छिक कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये ऐच्छिक कंट्रोल में लाया जा सकता है योग की इसी प्रक्रिया के द्वारा। हम पहले अपने शरीर को स्थिर करें, उसके द्वारा अपने प्राणों को स्थिर करें और प्राणों को स्थिर करके फिर मन को स्थिर करें, और हमारे शरीर, प्राण और मन जैसे जैसे स्थैर्यावस्था को प्राप्त करेंगे, हमारा अपने प्राणायाम तंत्र के साथ संवाद की क्षमता में उतनी वृद्धि होती जाएगी। जहाँ तक चयापचय प्रणाली सुधार की मैं जो बात मैं कह रहा था, उसको रोग प्रतिरोधक के तहत जोड़ूं। ऐसा करते हुए, इस स्थिति को अपनाते हुए, हम चाहें तो अपने शरीर के जो रोग प्रतिरोधक कण, जिन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, उनके साथ भी संवाद कर सकते हैं। प्रसिद्ध हार्ट सर्जन क्रिश्चियन बर्नार्ड ने इस पर मतलब एक्सपेरिमेंट किया और उसके एक्सपेरिमेंट बहुत ही बहुचर्चित हुए कि हम मतलब जिनको कैंसर हुआ था, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थी,
उन लोगों को जब शवासन के द्वारा या ध्यान की प्रक्रियाओं के द्वारा मतलब उनके स्वास्थ्य में सुधार आया, ये सुधार क्यों आया, तो उसने उसके लिए से इसी प्रक्रिया को उसने उत्तरदायी से ठहराया। चयापचय प्रणाली में सुधार, ये बहुत ही मेरे ख्याल से विवादास्पद पक्ष है। विवादास्पद पक्ष इसलिए है कि आज अगर किसी को बताया जाए कि मैं योग का शिक्षक हूँ तो लोग सीधे अपने पेट पर हाथ करते हैं, तब इसके लिए कुछ बताया, जबकि योग उसके लिए नहीं बना। लेकिन था मेरे कहने का मतलब ये कि ये बात तो सर्वथा स्वीकार कर ली गई है कि योग से चयापचय प्रणाली पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और चिरजीविता, जो कि योग का असली लक्ष्य है कि एजिंग एंड डीके प्रोसेस को रोकना। शरीर में अब हम जो आज की जीवन स्टाइल है, जीवन शैली है, उसमें ऑक्सीकरण बहुत होता है। ऑक्सीकरण जितना होगा शरीर विक्षय उतना होगा। हम योगाभ्यासों के द्वारा अपने ऑक्सीजन कंजम्पशन को रोकते हैं, जिससे शरीर की ऑक्सीकरण प्रक्रिया रुकती है, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया रुकती है। ऑक्सीडेशन प्रक्रिया रुकने से सेल का क्षरण रुकता है, और सेल का क्षरण रुकने से हमारी जो उत्तरजीविता बढ़ती है, हमारा जो जीवन है, चिरायुता जो है उसमें वृद्धि होती है। शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण, हम योगाभ्यासों में जितना डूबते हैं, जिसे हम प्रत्याहार की स्थिति कहते हैं, उतना ही हमारा बाह्य अंगों पर तो ठीक है, बाह्य अंगों पर तो नियंत्रण के अनेकों रास्ते हैं, लेकिन आंतरिक अंगों पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। वे अंतरेंद्रियां जो कि सामान्यतया हमारे संवेदना में भी नहीं आते, उन पर भी हम कंट्रोल कर लेते हैं। वे रिसोर्सेज, प्राण के वे रिसोर्सेज जो हमारे सामान्य चेतना से दूर रहते हैं, हम उन तक योगाभ्यासों के द्वारा पहुंच करके और अपनी क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं, अपनी क्षमता का अधिक से अधिक विस्तार कर सकते हैं। इस बात को योग सूत्र में प्रत्याहार के अंतर्गत स्वीकार किया गया है कि जो है ततो परमावशते इंद्रियाणाम, इस प्रकार से जब हम प्रत्याहार की साधना करते हैं तो धीरे धीरे हमारा अपने अंगों पर, हमारा अपनी इंद्रियों पर अधिक से अधिक नियंत्रण होता है। ये तो शारीरिक लाभ, इसका जो मानसिक लाभ है सामवेगिक हिस्सा है। मैंने पहले इस पर प्रकाश डाला था कि योग का वास्तविक उद्देश्य सामवेगिक स्थितियों को नियंत्रण में लाना है। योग सफल ही नहीं होगा, योग की जो स्थिति सफल ही नहीं होगी जब तक कि हम सामवेगिक स्थिति से अधिक दूर नहीं होंगे। बहुत शांत भाव के बहुत संतुलित मन स्थिति में जबकि योगाभ्यासों को नहीं करेंगे। संज्ञानात्मक और जब सामवेगिक फैल आएगा, हमारी जो हमारी संज्ञानात्मक जो प्रक्रियाएं हैं, चिंतन है, लर्निंग है या बुद्धि का प्रयोग है, वस्तुतः वो पूरी तरह मुखरित नहीं होगा, वो सामवेगिक भावनाओं के द्वारा परिमार्जित हो जाता है। और जब संवेगों का दखल कम हो जाता है तो हम अपनी जो सामवेगिक क्षमताएं जिनका निर्जन किया है, हम उनका बेहतर से बेहतर उपयोग कर सकते हैं। व्यक्तित्व सीमा कर, ये मेरा अपना स्वयं का रिसर्च है कि अगर हम 3 महीने तक, कम से कम 3 से 6 महीने तक योगाभ्यास करने के बाद और कुछ हो चाहे न, व्यक्तित्व गुणों के मध्य में जो विसंगति होती है, एक व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा एक बहुत कम, ये विसंगति होती है, जिसे हम दूसरे शब्दों में व्यक्तित्व समाकलन का नाम दे सकते हैं। जब ध्यान का प्रयोग करते हैं, ध्यानाभ्यास के द्वारा वो अपने अचेतन मन में छिपे हुए तनाव का निराकरण करते हैं, उनका विसर्जन करते हैं। योग सूत्र में लिखा गया है, योग सूत्र में लिखा हुआ है, ध्यान हेया तद्वृत्तिया, जो हमारी जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं वो ध्यान प्रक्रिया के द्वारा उनका क्षरण किया जाता है। तो ध्यान का अभ्यास करने के पहले आपको इतना निर्भय होना चाहिए कि जब आपके सामने ध्यान आप करेंगे तो आपका अचेतन मन, पहले चेतन मन आएगा, फिर अवचेतन मन आएगा, फिर अचेतन मन आएगा, तो आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए। ये बहादुरी का काम है ध्यान का लंबा अभ्यास, कि जब अचेतन मन आए तो ये आप ही का मन है, उसे झेलिए, देखिए
और उससे बाहर आने का प्रयास करें। तभी आपकी जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं वो मन से हटेंगी और मन परिवर्तित होगा और कुछ चेतना के लायक होगा। जो अति मानसिक जो उपलब्धियां हैं जिनका कि अब जिन्हें पैरासाइकोलॉजी ने स्वीकार कर लिया। जब हम यंत्रों के माध्यम से वही काम करते हैं तो उसे पैरासाइकोलॉजी कहते हैं। जब हम बिना यंत्रों के मदद के करते हैं, स्वयं अपने ऊपर स्वयं अपनी विधियों से करते हैं, तो उसे हम योग कहते हैं, ध्यान कहते हैं। तो अतीत और अनागत का ज्ञान हो जाना ये बहुत सामान्य टॉपिक है। तो ऐसी बात नहीं है कि जो बहुत कम मिलता है। हम सामान्य जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो देखते ही आपके अतीत और अनागत को बता देते हैं। जो आप जो नहीं कह पाए उसको भी कह लेते हैं। आपके चित्त में, आपके मन में क्या चल रहा है वो आपको देखते ही आपको बता देते हैं। ये तीव्र योगाभ्यास का परिणाम इसे माना गया है। और यहीं बैठे बैठे बहुत दूर की बातों को सुन लेना, समझ लेना, ये योग का एक बहुत ही वैज्ञानिक जगत में चर्चित उदाहरण है। अगर मन मुझे अनुमति दे तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा कि जब योग पर रिसर्च, मेडिकल रिसर्च का प्रारंभ हुआ तो अमेरिका से एक दल आया। ये 1955-56 की बात है। और उस दल ने इस देश के प्रसिद्ध योगियों का परीक्षण प्रारंभ किया। नागपुर के पास की पहाड़ियों पर, ऊंची पहाड़ी पर एक साधु रहता था। किसी ने नीचे उतरते नहीं देखा, खाते पीते नहीं देखा, और बल्कि जो ऊपर चढ़ के उससे मिलने जाता था उसका पत्थरों से स्वागत करता था। लेकिन लोगों का अंधविश्वास था कि जिसको उसका पत्थर लग गया उसका काम बन गया। खैर, ये वैज्ञानिकों का दल था और भारतीय प्रशासन का सहयोग था। ये लोग ऊपर गए, उन्होंने उसे वार किया, कोई पत्थर नहीं मारोगे नहीं तो वैधानिक क्रिया होती। लोग ऊपर पहुंच के उनसे पूछा क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने बताया था ये यंत्र है, यंत्रों के माध्यम से आपके हृदय गति नाप लेंगे, आपके मस्तिष्क की जो गति है उसको नाप लेंगे। तो उसने कहा अच्छा बताओ कि मैं एक काम करूंगा, अभी योग से ही करूंगा, और वो तुम उसको नापने का कोई यंत्र तुम्हारे पास है? उसने कहा नोट करो कि जो है 1955 जो था, योग नोट करो कि इस समय तुम्हारी पत्नी फला मार्केट में फला दुकान पर ये सामान खरीद रही है, ये बातचीत कर रही है, पहले इसको जांचो तब योग पर प्रयोग करो हमारे पास। और तार भेज करके इसकी पुष्टि की गई और वो केवल वार्तालाप को छोड़कर बाकी सभी कुछ एकदम यथातथ्य पाया गया। और इस बात पर जो दल का नेतृत्व कर रहे थे प्रोफेसर वेंगर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो सन्यासी हो गए, वेलूर आश्रम में जाते। तो योग पर रिसर्च की जो बातें कहते हैं कि बिस्मिल्लाह गलत है, बिस्मिल्लाह ही गलत हो गई कि पहला रिसर्च हुआ और उसमें भी उसने संन्यास कर दिया। तो ये कि हम बहुत दूर की बातों को जान सकते हैं, सुन सकते हैं। इस समय जो दो चीजें काशी में चर्चित, काशी के योगियों के बीच में जो चर्चित हैं, ये विजय मिश्र जी इसमें इसके बहुत अच्छे जानकार हैं। स्वर विज्ञान, हम दोनों नाक से प्रवाहित होने वाली श्वास के द्वारा आने वाली घटनाओं को जान सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को परिस्थितियों के हिसाब से समानुकूलित कर सकते हैं। स्वर विज्ञान। और इसके बाद जो आखिरी पॉइंट है वो है सूक्ष्म शरीर का देह निष्क्रमण। में तो लिखा हुआ है कि इस स्थिति के बाद हम सूक्ष्म देह से बाहर निकल सकते हैं। इसको थोड़ा हठ योग ने और प्रकाशित किया कि अगर हम अपने शरीर के अष्टादश मर्म स्थानों पर लगातार कंसंट्रेट करते रहें, उन पे केंद्रण करके वहां तक पहुंच जाए, उनको महसूस कर दें, तो हम उनके माध्यम से जो सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर के साथ जो संयोजन होता है, हम उसके माध्यम से हम अपने सूक्ष्म शरीर को शरीर से बाहर निकालते। और इस समय इस समय ये योग के मध्य यही विषय है कि, और मैं अगर आप मेरे को विश्वास करें, मैंने अपने कार्यकाल में दो ऐसे उदाहरण पाए कि लोग अपने शरीर से को निकाल करके और जहाँ जाना चाहते थे वहाँ जाते थे, वहाँ की स्थितियों को देख करके वापस लौटा। पहले जापानीज महिला ने मुझे रिपोर्ट दिया, मैं शवासन सिखाता तो उसने कहा कि शवासन में जो मर्मस्थानों पर जब कंसंट्रेट करते हैं
इससे मेरा शरीर वापस आ जाता है। मैंने कुछ परीक्षण किया कि वाकई सही कह रही कि नहीं कह रही, और उसके सारे लक्षण उत्पन्न किए। ये उसका शरीर बाहर निकलता था तो कुत्ते भागने लगते थे, वो शरीर जहाँ जहाँ गुजरता था गायें छिटकने लगती थी, उनके विचलित हो जाती थी। तब मैंने इसका प्रयोग अपने छात्र पर, और छात्र में योग साधना केंद्र में वो योग शिक्षण कर रहे हैं, मैंने उनका प्रयोग किया और वो भी इसमें सफल है। तो इस प्रकार से ये जो है इस समय मैं इस पर विशेष कार्य कर रहा है कि अगर हम शरीर से बाहर आकर के और दूर दूर की सूचनाएं प्राप्त करें, तो मैं समझता हूँ कि सौम्या जी मेरे पीछे खड़ी हो गई हैं, मुझे अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहिए। और आप लोग धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुना, मैं इसके लिए आप सभी का पाठी जी अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे अपनी बात मुझे भी अपनी बात कहने का इस सभा में कहने का अवसर प्रदान किया।